हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज की इस वीडियो में हम भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें कि हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को ही इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो फोर्थ वीडियो आएगी उसमें हम बाकी दो अधिनियम बचे हैं, एक है 1935 का अधिनियम और एक है 1947 का। इन दोनों को पढ़ेंगे। उसमें माउंटबेटन की 3 जून की जो योजना है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से मैंने इस वीडियो में वो दोनों अधिनियम शामिल नहीं किए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मार्ले जो थे वो थे भारत सचिव अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो थे वो थे वायसराय। 1892 का जो अधिनियम था भारतीयों के लिए संतोषजनक था। कांग्रेस में 1905 के बाद से आदिवासियों का शक्तिशाली होना, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन, 1904 में जापान की सीमा पर चीन की विजय, जापान की चीन पर विजय, 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 का जो सूरत विभाजन था आदि ने भारत में राजनीतिक सरगर्मी ला दी थी। ऐसे समय में लॉर्ड मिंटो ने राजनीतिक सुधारों द्वारा हिंदू मुस्लिम जनता में फूट डालने का प्रयास किया। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला था, इसमें अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल में जो सदस्य संख्या थी वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। बंगाल, मद्रास, मुंबई में यह संख्या 50 थी, जबकि शेष प्रांतों में इसको 30 किया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, विधान परिषद जो कि निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई। 1909 के जो अधिनियम में ये विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को स्वीकार किया गया। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किया गया। केंद्र तथा प्रांतीय परिषदों के जो सदस्य थे उनको सदन में वाद विवाद करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सदस्य यद्यपि स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग, करों में संशोधन, नए ऋण इत्यादि के लिए प्रस्ताव ला सकते थे, यद्यपि उन्हें भी मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के विस्तार की अनुमति प्रदान की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत संसदीय प्रणाली तो दी गई, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया। जनता के लिए सुधार संतोषजनक थे। उन्होंने उत्तरदायी सरकार की मांग की, परंतु मिला है हितैषी निरंकुशवाद। इसकी आलोचना देख लेते हैं इस अधिनियम की। इस अधिनियम द्वारा फूट डालो शासन करो की नीति का प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम को भारतीय सांप्रदायिकता के बीज के रूप में देखा गया। अभी भी गवर्नर जनरल के हाथों में अपार शक्तियां थीं। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान नहीं रखा गया। जैसा आश्वासन दिया था कि बंगाल का विभाजन खुद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया। परिणाम देख लेते हैं इस अधिनियम के। यह भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। जनता में विक्षोभ की भावना पैदा हो गई। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ। उसके बाद हम लॉर्ड मिंटो का एक कथन था उसको देख लेते हैं। हम नागदंत के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बहुत कड़वी होगी, ये लॉर्ड मिंटो ने कहा था। उसके बाद हमारा दूसरा अधिनियम है, ये है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ट सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का जो अधिनियम था वो भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहा। परिणाम स्वरूप आदिवासी और अधिक क्रियाशील होते जा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध ने स्वशासन की इच्छा को और बढ़ा दिया था। अब इसको लाने के क्या कारण थे?
इसको होने के जो कारण थे भारत सरकार अधिनियम 1919 के, वो थे तिलक व एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन का शुरू होना, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुआ था। उसके बाद था लखनऊ सम्मेलन 1916 में नरमपंथी व उग्रपंथी का एक होना, जो कि कांग्रेस का जो लखनऊ सम्मेलन हुआ था 1916 में, इसमें नरमपंथी और उग्रपंथी दोनों एक साथ आ गए थे। अंग्रेजों द्वारा समय समय पर दिया जाने वाला आश्वासन, रॉलेट एक्ट का विरोध, चंपारण सत्याग्रह, इन सभी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में मॉन्टेग्यू की भारत के लिए उत्तरदायित्व की घोषणा ने 1919 के अधिनियम को पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद इस अधिनियम के हम प्रावधान देख लेते हैं। क्या प्रावधान रहे इस अधिनियम में? भारत सचिव के परिषद जो कि इंडिया काउंसिल, इसकी जो संख्या थी वो न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निश्चित की गई। भारत सचिव की जो परिषद थी उसकी सदस्य संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई। सचिव परिषद के वित्त सेवाओं संबंधी विचारों को मानने के लिए बाध्य था। भारत सचिव के लिए एक नई पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त हाई कमीशन की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल के परिषद का जो सदस्य था वे गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य था तथा संग्रहागार विभाग और भारतीय विद्यार्थी विभाग की देखरेख करता था। अगला था इसमें भारत सचिव की जो शक्ति थी उसका ह्रास हुआ और प्रांतों में हस्तांतरित विषय पर भारत राज्य सचिव का नियंत्रण कम हो गया, यद्यपि केंद्र पर उसका नियंत्रण फिर भी बना रहा। उसके बाद आता है केंद्रीय परिषद में अब 2 सदनों का गठन किया गया, अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इसमें एक था राज्य परिषद जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये उच्च सदन के नाम से जाना गया, जिसमें कि 60 सदस्य नियुक्त किए गए, जिनमें 34 जो थे वो निर्वाचित थे। कुल सदस्य जो थे वो 60 नियुक्त किए गए, लेकिन उसमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होंगे। दूसरा था विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया और ये निम्न सदन के नाम से जाना गया। इसको 145 इसके सदस्य थे, इसमें 104 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत होते थे। पृथक जो सामुदायिक प्रतिनिधित्व था वो सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई तथा यूरोपीय आदि समुदायों तक भी विस्तृत कर दिया गया। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार भी 1919 के अधिनियम में ही मिला। उसके बाद था प्रांतों में सर्वप्रथम जो द्वैत शासन का प्रावधान किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, पहला था हस्तांतरित और दूसरा था सुरक्षित, जिनको कि आरक्षित विषय भी कहा जाता है, सुरक्षित विषय को। इसमें हस्तांतरित जो विषय थे, इससे संबंधित जो कानून थे वो मंत्री कानून बनाने का अधिकारी था इसमें, तथा सुरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल के हाथों में शक्ति निहित थी। हस्तांतरित जो विषय थे इनको हम देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें एक शिक्षा था, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि सहकारी समितियां, पशु चिकित्सा विभाग, मत्स्य पालन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौलमाप और सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण तथा धार्मिक तथा दान, ये सब हस्तांतरित विषय थे। अब इसके बाद देख लेते हैं हम सुरक्षित विषय। सुरक्षित जो विषय थे, सुरक्षित जिनको कि आरक्षित विषय कहा गया, ये थे वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशनें, आपराधिक जातियां, छापा खाने, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खाने, कारखाने, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक झगड़े, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और अपवार्जित क्षेत्र, सार्वजनिक सेवाएं इत्यादि इसमें आरक्षित विषय थे। इस अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों के लिए एक नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी में भी भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई।
एक काउंसिल मेंबर की नियुक्ति का प्रावधान किया, जो कि तेज बहादुर सप्रू बने काउंसिल मेंबर थे। ये पहले काउंसिल मेंबर थे। अब इस अधिनियम की त्रुटियां देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम की त्रुटियां क्या रहीं? केंद्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार नहीं थी। पृथक सामुदायिक मताधिकार को सुधारण करना था। प्रांतों में द्वैत शासन का लागू करना। ये 3 इसकी अधिनियम की त्रुटियां रहीं। इसके बाद ही हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमारा 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम लेके आएंगे। उसके बाद ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसे अच्छे से तैयार करें। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसी दोनों अधिनियमों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।